अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है उन लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर टीचर शकील अहमद। डियर स्टूडेंट, माय टुडे टॉपिक इज सेकंड लॉ, मोशन ऑफ न्यूटन। आज हमारा जो टॉपिक है, इट्स द कंटिन्यूशन ऑफ माय लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो हमारा था, हम पढ़ रहे थे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ पे पढ़ा था, और एक दफ़ा मैं आई वुड लाइक टू रिव्यू वंस अगेन माय लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक को हमने ये पढ़ा था कि एनी ऑब्जेक्ट हु इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई भी बॉडी स्टेट रेस्ट की सूरत में है, इट विल रिमेन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट। वो हमेशा रेस्ट में रहेगी अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक कोई भी बैरूनी ताकत उस पर झंझोड़ती नहीं है उसको, या उसको वहां से रिमूव नहीं करती है, वो वैसी पड़ी रहेगी। और ये कोई जो बातें हैं, ये जो कानून है, ये कोई अनहोना नहीं है। ये हम अपनी रूटीन की लाइफ में रोज देखते हैं और सालों से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स की जबान में हमने इसको आज पढ़ा है। उसका जो दूसरा पार्ट था, उसमें उसने ये बात तो हमारी समझ में आती है। दूसरे पार्ट में उसने कहा था कि कोई भी बॉडी है जो अगर मोशन में है तो वो ऑलवेज कंटिन्यूसली रिमेन इन मोशन, वो मोशन में रहेगी। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसी चीजें हम अपनी रूटीन लाइफ में देखते नहीं है। आम चीज तो हम देखते हैं कि हमने किताब रख दी, अगर हम उस रूम के अंदर अगर एक हफ्ते बाद जाते हैं तो हम देखते हैं वो चीज वहीं पड़ी रहती है। लेकिन ये क्या चीज बोल दी उसने? लेकिन उसने इसके साथ साथ ये भी बताया था कि ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेट है मोशन वाली, ये जब एप्लीकेबल होगी जब जितनी भी फोर्सेस आपको जमीन पे मिल रही हैं उनको खत्म कर दिया जाए। तो आज से 1700 साल पहले जब न्यूटन ने ये बात बोली थी, तो हम भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और जो एक कम्युनिटी थी फिजिक्स की वो तो कर रही थी, लेकिन एक ले पर्सन नहीं कर रहा था। मैं ले पर्सन की बात कर रहा हूं, आप और हम की बात कर रहा हूं। उस जमाने में कोई इसको नहीं मान रहा था, यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन इतना साल गुजरने के बाद आज हम देखते हैं कि जितने भी जो लोग हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने जो लोग हैं, वो उनकी जो रसाई है, उनकी जो रीच है, उनकी जो एक्सेस है, वो कहां तक हो गई है? स्पेस तक हो गई है। और स्पेस के अंदर ये जो फोर्सेस हैं जो रेजिस्ट करती है किसी बॉडी को, वहां पर ये प्रेजेंट नहीं है। तो आजकल हम अपनी वीडियो में देखते हैं, मूवी में देखते हैं कि जो स्पेस में जो साइंटिस्ट जाते हैं, वो जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, और वो गिर भी नहीं रहे होते, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी तो है ही नहीं, वहां फ्रिक्शन तो है ही नहीं, जमीन की फोर्स, और ना वहां हवा है, एयर भी नहीं है। अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं जिंदा रहने के लिए। तो आज हमारे जो आम आदमी है उनकी समझ में आती है कि न्यूटन ने आज से 1700 साल पहले, या सॉरी 1700 के अंदर, यानी उस जमाने में उसने वो बात सही बोली थी। उम्मीद है आपको जो मैंने जो रिव्यू कराया अपना लास्ट टॉपिक को, आपकी समझ में आ गया होगा। अब उसी को कंडीशन को मैं उससे जोड़ता हूं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ, कि सेकंड लॉ में फोर्स और मोशन के हवाले से मिस्टर न्यूटन ने कौन सी अनहोनी बात की है। आज मैं जो है आपको डायग्राम से नहीं समझाऊंगा। आज भी सबसे पहले जो है उसका जो स्टेटमेंट है पहले वो पढ़ूंगा, फिर आपको उर्दू में जो हमारी उर्दू जबान है पानी, ठीक है, उससे समझाऊंगा आपको, ताकि आपके जहन में वो बात तो बैठे। उसके बाद फिर हम डायग्राम की हेल्प लेंगे। सबसे पहले हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और उसका जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले मिस्टर न्यूटन जो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब भी कोई फोर्स एक इंसान या एक एनिमल या कोई भी बॉडी पर जो है कोई फोर्स अप्लाई की जाती है, कोई फोर्स अप्लाई की जाती है,
इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब कोई फोर्स लगाता है आपको पता है तो क्या होता है, उसके अंदर मूवमेंट हो जाती है। अगर आप किसी को धक्का मारेंगे तो उसमें मूवमेंट हो जाएगी, वो आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। अगर आप किसी को बैक मारेंगे तो बैक की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर आप टेबल को धक्का मारेंगे तो टेबल आगे की तरफ मूव करेगी। तो ये भी अनूठी बात नहीं। तो इसका मकसद, इस लाइन का मकसद यही है कि जब भी कोई किसी पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर जो है एक्सीलरेशन पैदा हो जाती है। और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, वही डायरेक्शन होती है जिस जानिब फोर्स अप्लाई की जाती है। अगर मैं साउथ की तरफ कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो जो बॉडी है, जो एक्सीलरेशन है वो साउथ की तरफ होगी। अगर मैं नॉर्थ की तरफ कर रहा हूं तो नॉर्थ की तरफ एक्सीलरेशन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी ठीक है, अब आगे बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यह थोड़ी सी मुश्किल लाइन है, यह मुश्किल लाइन है। इसको हम डायग्राम की मदद से सीखेंगे, बल्कि इसकी सर्जरी करेंगे, इसके एक एक पॉइंट पे जाएंगे। ठीक, इसके बाद एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये दोनों मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आम स्टूडेंट की समझ में पूरी लाइफ ही नहीं आता, लेकिन हम अपनी बादरी जबान में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब इसके बाद मैंने इसको आसान करने के लिए उर्दू में लिखा है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो सारी बातें की आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी ये, लेकिन मैंने फिर भी उर्दू में लिखा था कि आपको जो अगर भूल जाए, आप कभी अपने नोट्स को रख के भूल जाए, तो आपको ये उर्दू की लाइन हो, इसको देख के आपके जहन में आ जाए कि ये व्हाट इज गोइंग ऑन या व्हाट इज रिटन, क्या मतलब है इन चीजों का। ठीक है, मैंने कहा जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है तो एक्सेलरेशन पैदा होती है। पूरा एक्सेलरेशन लिखने के बजाय मैंने एक के पर एरो दे दिया ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, कोई बात मैंने आपको जो ऊपर बोली है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की होती है। ठीक, जितनी बॉडी पर फोर्स लगेगी उतनी ही एक्सेलरेशन होगी। अब ये जो जवाब है आसान उर्दू में, ये यहां से द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन इट। इस पूरी लाइन का जो मकसद वो ये है, आसान उर्दू में क्या है, हाँ, जितनी बॉडी पर फोर्स लगेगी, इतनी ही एक्सेलरेशन होगी। जितनी बॉडी पर फोर्स लगेगी, मिसाल के तौर पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट को आप जो है उस पर आप लगाती हैं 10 न्यूटन की फोर्स, तो उसका जो मोशन होगा वो इतना मोशन होगा। और उसके कंपेयर करते हुए अगर दूसरा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस पर आप 20 न्यूटन की फोर्स लगाती है। ठीक है, दोनों का मास सेम है, दोनों पे फोर्स लगाती है। ठीक है, दोनों पे आप फोर्स लगाती है, एक पे लगाती है 10, एक पे लगाती है 20। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, तो ज्यादा जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा किसके अंदर होगा, यानी स्पीड ज्यादा किसकी होगी, 20 वाले की होगी, 10 वाले की कम होगी। इसमें भी ये बात बोली जा रही है। इस लाइन का मकसद क्या है, जितनी बॉडी पर फोर्स लगेगी इतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। सबको पता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी पता है। ठीक है, सबको पता है ये बात। ठीक है, अब दूसरी जो उसकी लाइन है यहां से, इसका मतलब क्या है, इसी तरह जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। मिसाल के तौर पे अगर मास ज्यादा है और दूसरी तरफ मास जो है कम है, तो मैं अगर ज्यादा किए पर जो है अगर फोर्स लगाता हूं, मिसाल के तौर पे ज्यादा पे अगर फोर्स लगाता हूं तो उसके अंदर मूवमेंट कम होगी बनिस्बत जिसका मास कम होगा। तो ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी हम सबको पता है।
क्या बड़ी चीज को, अब मिसाल के तौर पे एक अलमारी है आपके पास, अलमारी पे आप फोर्स लगाती है, जितनी आपकी फोर्स आपने फुल लगा दी, ठीक है, वो हल्की सी खिसकती है बिल्कुल, ठीक है। उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वो लाइटर है, उसको हल्का सा पुश करती है, आगे तक चला जाता है। तो ये तो हम सबको पता है। बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमसे नहीं होती, हम बोलते हैं किसी मजदूर को बुलाओ, ज्यादा फोर्स लगेगी इसके ऊपर। तो ये बातें हम सबको ऑलरेडी पता है कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी उसके अंदर एक्सीलरेशन कम होगी, और जितना लाइटर मास होगा उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा होगी। तो इन दोनों लाइनों का जो मकसद है वो यही है, ठीक है। और या जितना कम मास होगा इतनी ज्यादा एक्सीलरेशन होगी। ये पूरा जो स्टेटमेंट था उसको मैंने आपको जो है आसान लफ्जों में उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ, थोड़ा और खुल के, अभी इसको और जरूरत है, अभी इतना क्लियरिटी नहीं आई है। सबसे पहले आप देख सकती हैं कि हमारे पास जो है वो ये एक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। एक हमारे पास इक्वेशन है, और इसको रीड जो करेंगे वो कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे, एक्सेलरेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसको क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी किसी बॉडी पे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। पता है आपको? अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी चीज पे ज्यादा लगाता हूं फोर्स तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और उसका अगेंस्ट में क्या, जितना कम लगाऊंगा उतना कम होगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन आती है उसके लिए जो हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स की जबान में। इसको का मतलब है जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, कम लगाएंगे तो कम होगी, ज्यादा होगी तो ज्यादा होगी। समझ आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। डायग्राम में मैंने दिखाया कि हमारे पास जो है एक बॉल हियरी और एक बॉल हियरी। हमारे पास वी हैव टू काइंड ऑफ बॉल्स, दे हैव सेम मास, दोनों का मास क्या है, सेम है। अब इसको प्रूफ कर रहे हैं, और प्रूफ करने के लिए मैंने हेडिंग लगाई है, क्या हेडिंग लगाई है, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। कि भाई जो फोर्स है उसका और एक्सेलरेशन का आपस में ताल्लुक क्या है, फोर्स का और एक्सेलरेशन में आपस में ताल्लुक क्या है, ठीक है। जब फोर्स का और एक्सेलरेशन का आपस में ताल्लुक होता है तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितनी कम फोर्स उतना कम एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस कंडीशन के लिए क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होंगे उन दोनों का मास होना क्या है, सेम होना है, जब ये ट्रू होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे दो बोल ली मैंने, दोनों का मास मैंने क्या सेम ले लिया, ये भी 10 kg मास है, ये भी 10 kg मास है, ठीक है। अब फोर्स का और आपस में एक्सेलरेशन का क्या ताल्लुक है यहां हमें पता लग रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या है, मास सेम होना चाहिए। जब हमें पता लगेगा वैसे ये नहीं होगा, दूसरी कंडीशन के लिए हम दूसरी चीज पढ़ेंगे, जब मास बढ़ा देंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ हमारे पास क्या मास सेम है, ठीक है। मास हमारे पास सेम हो गया, यही मास सेम हो गया। अब इसको कितनी फोर्स दी, 20, इसको कितनी दी 40, तो एक्सेलरेशन ज्यादा किसके अंदर होगा, 40 में होगा। तो कितना होगा, जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। लेकिन इसको करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मासेस बराबर होना चाहिए, ठीक है। मासेस हमारे पास बराबर होना चाहिए। अब इस पूरी जो हमने पढ़ा है अगर मैं इसको इंग्लिश के अंदर लिखूं तो इसका कंक्लूजन हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, फॉर अ कांस्टेंट मास। कांस्टेंट मास का मकसद ये है
कि मास शुड बी सेम। जब हमारे पास मास सेम होगा लेकिन हमें पता लगेगा। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास जब आ रही है उसको भी हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, द ग्रेटर द फोर्स, जितनी ज्यादा फोर्स होगी द ग्रेटर द एक्सीलरेशन, यहां ज्यादा एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली उसी तरीके से द स्मॉलर द फोर्स, यह स्मॉलर फोर्स लगी है, द स्मॉलर द एक्सेलरेशन। इसी बात को हमने किताब वालों को, जो हमारी जो मीडियम है वो इंग्लिश है, जब हम उसे बताना पड़ेगा तो हमें इस तरीके से बताना पड़ेगा उसको। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया कि फोर्स का और एक्सेलरेशन का आपस में रिश्ता क्या है। वो ये रिश्ता है कि जितनी आप फोर्स लगाएंगी उतनी एक्सेलरेशन होगी। सबको पता है इस बात का, ठीक है, ठीक है। और आपके सामने मैंने क्या लिख दिया, मासिस क्या है इसमें, इस कंडीशन के लिए क्या, मासिस शुड बी सेम, मासिस को सेम होना, वैसे पता नहीं लगेगा। अब मासिस को आगे की तरफ अलग करेंगे, वाली कंडीशन में हम देखेंगे उसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सीलरेशन, ठीक है। अब इसके जो है, जो सेकंड पार्ट है, अब उसकी तरफ आते हैं। यहां तो हम यहां क्या था, मासिस सेम था और फोर्सेस क्या थी, डिफरेंट थी। अब इसका उलट कर देते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, उसको उलट भी तो होता है ना, ठीक है भाई। फोर्स को पढ़ रहे हैं और रिलेशन पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे ना, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या हेडिंग दिए, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एक्सीलरेशन। अगर मास में तब्दीली आ जाए, भाई मास के अंदर छोटा बड़ा हो जाए मास, ये तो हमने बराबर मास लिया था, तो उस वक्त क्या हालत होगी, उस वक्त क्या हालत होगी, देखते हैं। अब यहां पर मैंने एक बॉल ली, यहां भी एक बॉल ली, ठीक है। अच्छा, जब हम मास की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे, एक्सेलरेशन यहां लिखेंगे और प्रोपोर्शनल लिखेंगे और मास यहां लिखेंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इनवर्सली, मैंने को यहां लिखा हुआ है आपके सामने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने दो बॉल ली, एक बॉल का जो मास है वो है 5 kg, जबकि दूसरी जो बॉल है उसका मास कितना है, 20 kg, बड़ा है, मास बढ़ा गया। अब वो वाली कंडीशन आ गई आपकी, आ गई एक चेयर की कंडीशन आ गई और आ गई अलमारी की कंडीशन। ऐसा भी तो होता है हमारे, ऐसा होता नहीं हमारी लाइफ के अंदर। अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, दोनों ये हमारे पास कंडीशन है। अगर हम जो है, अच्छा यहां पर क्या हुआ हमने कि यहां हमारे पास फोर्स अलग अलग थी, यहां हमने क्या मास अलग कर दिया, मास को अलग कर दिया, फोर्स हमने क्या कर दी, सेम कर दी। अब देखते क्या होता है। अब मुझे अब ये बताएं कि अगर मैं इस पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं और इस पर लगाता हूं 10 न्यूटन की, तो एक्सेलरेशन ज्यादा किस में होगा, इस वाले जिसका मास कम है, और कम किसके अंदर होगा, बात ही खत्म हो, ठीक है। तो हमने इस पूरी इक्वेशन से क्या सीखा, अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो हमने ये सीखा, पहले मैंने लिखा नॉट कांस्टेंट मास। पहले मैं बता दिया भाई ये यहां पर मास क्या है, वो एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं, बल्कि क्या है, डिसिमिलर है, अलग अलग है, सिमिलर नहीं है, क्या है, डिसिमिलर है। तो अगर मास डिसिमिलर हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि ग्रेटर द मास द स्मॉलर द एक्सेलरेशन। जितनी ज्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी, सबको पता है ये बात को, ठीक है। इसी तरीके से फिर इसकी जो सेकंड वाली इसकी क्या है, द स्मॉलर द मास, थोड़ा मास है, द ग्रेटर द एक्सेलरेशन, सबको पता है थोड़ा मास होगा तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगी जब हम उसको फोर्स दोनों को इक्वल दे रहे होंगे। दोनों कंडीशन हमारे सामने आ गई, दोनों कंडीशन हमारे सामने आ गई कि अगर मिसाल के तौर पे मास बराबर है, फोर्सेस डिफरेंट है तो क्या होगा, और अगर फोर्सेस सेम है और मास डिफरेंट है तो क्या होगा। अब ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशन आई है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ज्वाइन करना है, दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करना है।
तो हम वहां से इक्वेशन 1 उठाएंगे ये वाली, और यहां से इक्वेशन 2 उठाएंगे, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करने के लिए हम लिखेंगे कंबाइन द बोथ द इक्वेशन, दोनों को जमा करने के लिए हमने ये लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों कॉमन आ रहा है तो ए ले लेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन ले लेंगे, एफ ले लेंगे और एम ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हम रिमूव करेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू है वो है 1, ठीक है। इसको कैसे जाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी जगह हम रिमूव करके के लगा देंगे, और के की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 1 एफ से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास फार्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, तो एफ आगे आ गया और फोर्स का फार्मूला क्या आ गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें पता लग गया कि फोर्स किसकी प्रोडक्ट है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम ये घड़ी घड़ी में जो फार्मूले लिख रहे होते हैं, ठीक है ना, तो आज हमने इस पूरे फार्मूले को ड्राइव करके देखा कि इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका फोर्स का, इसका जो यूनिट है पता ना आपको क्या है, हाँ न्यूटन भी है। और इसका जो मास का क्या है, मास का हो गया केजी, और एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है ना। और जब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। और इसको ये इसके किसके इक्वल होता है, ये होता है न्यूटन के इक्वल टू। ठीक है, आखिर में जो हमने सब कुछ पढ़ा उसको हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स पे क्या करता है, डायरेक्टली उस पर अप्लाई होता है। जबकि जो मास का जो मास है वो क्या करता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उम्मीद है कि आज का आपका लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल इसके हवाले से तो आप पूछें। कोई सवाल नहीं है, ठीक है, वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो उसका जो लास्ट जो सीरीज है, जिसका जो लॉ है वो है थर्ड न्यूटन लॉ, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह इसको जो है हम स्टडी करेंगे, उसको लर्न करेंगे। और जब तक कि मुझे इजाज़त दें। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन इनबॉक्स मी, इंशाल्लाह आई वुड रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।